अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने उसकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि उनके साथ वैसे ही और अपनी ख़ास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो। और इस्माइल और इदरीस और दुकल्फन अलैहिस्सलाम ये सब लोग साबिर थे। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 84 तक 85 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें इस वक्त मेरे सामने हैं। गवर्नर सिंध ने कल मीडिया ब्रीफिंग दी है, उसमें भी उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत आज हमारे प्रोग्राम में हिस्सा होंगे नवाए वक्त टुडे का। और आज की अहम खबर है गवर्नर सिंध का बयान। हकीम सईद अजीम तारे केस री ओपन करने का ऐलान। असलहा आफात से लड़ने के लिए कराची लाया गया 12 मई के मुजरिम चौराहे पर लटकाएंगे, ये कहना है गवर्नर सिंध का। बरतानिया ने भी भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तान मुखालिफ पिटीशन मुस्तरद कर दी। इमरान को अपने इर्द गिर्द कर्ज मुआफ करवाने वाले कब्जा माफिया क्यों नजर नहीं आते हैं, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का। जबकि मकबूजा कश्मीर के हवाले से खबर है, मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज के छापे, घर घर तलाशी, 44 नौजवान गिरफ्तार। हड़ताल की कॉल में 27 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। मैं बिला ताखिर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और ये तमाम तर मौज़ूआत आज हमारे प्रोग्राम में हमारी बातचीत का हिस्सा रहेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। कल से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और गवर्नर सिंध की कल की आपने मीडिया ब्रीफिंग सुनी, क्या कहते हैं इस मीडिया ब्रीफिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कल की ब्रीफिंग सुनी और जिस तरीके से पहले तो ये PSP की तरफ से उनके ऊपर इल्ज़ामात के एक, जिसको कहते हैं कि एक वॉली ऑफ फायर और इल्ज़ामात की जो बौछार थी वो उनके ऊपर गई है और इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो उसका रिप्लाई देंगे, लेकिन आई वुड से कि इस लैंग्वेज के अंदर वो देंगे, दोनों में इतने अल्फाज की गर्मा गर्मी होगी, ये सर्टली मेरा ख्याल है कि हमने उस लेवल तक नहीं सोचा था। वाई बिकॉज इश्रत जो है ही इज़ गवर्नर सिंध आई थिंक फॉर पास्ट 14 ईयर्स, कोई थोड़ा अरसा नहीं होता, और वो इन तमाम हुकूमती मामलात के अंदर वो मौजूद रहे हैं जो कि दे वर टेकिंग प्लेस विद इन द सिंध गवर्नमेंट और उसके बाद MQM के अंदर और बाकी इसके अलावा भी जो पोलिटिकल पार्टीज़ थी। तो एक चीज़ तो ये है कि इनके बारे में एक ये बड़ा फेमस था कि ये बहुत तहम्मुल, बुर्दबार, संजीदा और मतलब बहुत जिसको कहते हैं कि रख रखाव के साथ वो अपना बातचीत, अपना जो है मुद्दा पेश करते हैं। बट आई से कि कल का जो सारा सिलसिला मैंने देखा और फिर जो उन्होंने एक लिहाज से 12 मई के बारे में जो बात की है, तो भाई 12 मई का अगर आप कहते हैं कि अब हम उनको लटका देंगे, तो ये तो काम आपके उस वक्त करने का था कि जब ये सारी सिचुएशन उस वक्त ये इंसिडेंट हुए थे। 12 मई वाले जो आते हैं, ठीक है। फिर हकीम सईद की वो बात करते हैं कि हम उनका केस दोबारा रीओपन करने जा रहे हैं, सही, ठीक है। नो, यहाँ पर हमें जिसको कहते हैं ना, हमारा जो कौल व फेल का जो तजाद आता है वो बहुत नुमायाँ होके आता है, बहुत उभर के आता है कि हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। हमारे दिल के अंदर कुछ होता है, हमारे दिमाग के अंदर कुछ होता है और हम अपनी ज़ुबान के ऊपर कुछ लेकर आते हैं, मसलहतों का शिकार रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये इशरत इबाद तक महदूद है या आई वुड से कि PSP पार्टी तक या MQM तक या पीपल्स पार्टी तक महदूद है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि एप्लीकेबल है कि नाउ द टाइम हैज़ कम जहाँ पर हमें ये इन अपने जो पार्टी के मसले हैं या पार्टी के फ़वाइद हैं या पर्सनल गेन्स हैं या पर्सनल मोटिव्स या पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इनसे हमें उठ के हमें कौमी सतह पे हम चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। और डेफिनेटली ये जो 12 मई की उन्होंने बात की, हकीम सईद की बात की, इसके बाद तारिक अजीम साहब की बात की, सर्टली ये जितने भी केसेस हैं ये अब तक क्यों वो IC के रैप अप पड़े रहे, क्यों इनको उस तरीके से आगे परसू नहीं किया गया? तो ये तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको परसू नहीं किया गया और आज अगर एक सूबे का गवर्नर उठ के सारी बात कर रहा है, सो दैट मीन के मैं तो ये कहूँगा कि ही वॉज इक्वली पार्ट ऑफ दैट, तो उसके भी वो जिम्मेदार इन अ वे आते हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो लफाजी की जंग है शायद ये और शिद्दत इख्तियार करेगी, इसके अंदर कोई कमी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आने वाली नहीं है। अच्छा, और लफाजी से काम कब तक चलेगा? बात यह है कि लफाजी से सिर्फ आप वक्ती तौर पर बयानात देकर मीडिया की खबरें तो बन सकते हैं, सुर्खियां तो बन सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलाया जा सकता। काम कैसे चलेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज कि हम
बात यह है कि चाहे वो सिंध का सूबा या इवन पूरा पाकिस्तान आप ले लीजिए, हम तो लफाजी से ही तो काम सारा कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड तो हमें कुछ नज़र नहीं आता कि हमारी हुकूमतें कुछ कर रही हैं अपने आवाम के लिए कि नहीं कर रही। लेकिन पंजाब में तो हो रहा है ना, पंजाब में काम नजर आता जी बिल्कुल। अब पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जब इंतखाब हुआ और वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने बड़ी हैप्पी मूड में तकरीर की, तो उन्होंने ये कहा कि हम सड़कें बना रहे हैं, नापने वालों को नापने दो। सड़कें तो बहरहाल बन रही हैं, मोटरवे के नए मंसूबे बन रहे हैं, ऑन ट्रेन शुरू हुई है, तो ये सारे मंसूबे भी तो हैं ना पंजाब उसमें ना। अब एक दो चीज़ों पे अब अगर आपने ऑरेंज ट्रेन की बात कर दी, मेट्रो ट्रेन की बात कर दी, आप सोचें कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को क्लियर करना चाहिए कि ऑरेंज ट्रेन जो है वो किस मंसूबे का हिस्सा है। इट इज़ सेड इवन फॉर दैट मैटर कि चाइनीज़ एम्बेसडर को बीच में आके ये बताना पड़ा कि जो ऑरेंज ट्रेन है ये बेसिकली सी पैक का हिस्सा है। अच्छा, अब बताइए सी पैक ने जो जितना भी गुजरना है या उसके काम होने, $46 बिलियन का अगर ये प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ का आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर तो है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, स्पेशली फॉर पाकिस्तान एंड चाइना। इस पर भी भले हम एक 2 मिनट बात कर लेंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है इस प्रोजेक्ट के साथ, सी पैक के साथ और लाहौर के अंदर इसका तो कोई किसी किस्म का आपस का कोई तालमेल तो आता नहीं। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट को इसको एक तो क्लैरिफाई करना चाहिए। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब ने बात की ना कि नहीं बड़े काम हो रहे हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम, हमारे यहाँ कॉल ऑफ फेल का तजाद है। हम कहते कुछ हैं, हम प्रोमिसेस कुछ करते हैं, लोगों को डिलीवर हम कुछ करते हैं, और हम लोगों को वो डिलीवर करना चाहते हैं जो हमें सूट करता है। वो मेगा प्रोजेक्ट्स की शक्ल में होता है, वो एक ही चीज़ बनाएंगे, वो नज़र आएगी, पीपल से कि ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ गॉन इन, और ये वो काम वो करेंगे कि ना उन्होंने उसके बेसिकली पेपरा रूल्स को फॉलो किया होगा, ना उन्होंने मे बी टेंडर्स उस तरीके से फ्लोट किए होंगे, ना ओपन बिडिंग हुई होगी। ये सारे काम अंदरूनी खाना एक लिहाज से हो जाते हैं। अभी देखें जो ऑरेंज ट्रेन का सिलसिला है, इस पर तो स्टे ऑर्डर चल रहा है, हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया, इस मंसूबे को रोका, और अब द थिंग्स हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन देखिए इसके अंदर हुआ क्या है, और फॉर दैट मैटर मैं कभी मुझे फील होता है कि मे बी हम अगर कोई चीज़ करते हैं, कोई बात करते हैं, किसी मंसूबे पे गवर्नमेंट की बात करते हैं, दैट डज नॉट मीन कि हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ये क्रिटिसिज्म वो है कि इसको पॉजिटिविटी के अंदर लेने की ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ें अब नहीं करनी चाहिए। कि जो भी हुकूमती अकाबरीन हैं, वो चाहे वो मुल्क के किसी हिस्से के अंदर भी हैं, उनके अंदर वो जमहूरी रवैये आने चाहिए, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी वाले रवैये आने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वाले रवैये उनके आने चाहिए। वो अगर उनको अवाम, मैं, आप, बाकी लोग अगर उनको मुंतखब करके लेकर आ गए हैं, तो वो किसी तरह से भी शुतर बेमुहार आज़ाद नहीं हो गए, और दे स्टैंड आंसरेबल नॉट टू देयर वोटर्स के जी वो फ़र्ज़ करें कि 13 में इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो वो कहेंगे कि 18 में हम आंसरेबल होंगे, इन बिटवीन वट एवर वी फील लाइक हम वो करेंगे, और हम किसी को आंसरेबल नहीं ठहरते। सो आप ये देख लीजिए कि इनका प्रॉब्लम ये है कि ये मंसूबे का ऐलान करना शुरू कर देंगे, दरूने खाना अंदर बैठेंगे, और उसकी डिटेल्स के अंदर जाए बगैर लोगों से, इन्वायरमेंट्स वाले हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे किसी तरह का आप उसे करते तो हैं अंदर ये सारे काम, अंदरूने खाना जिसको कहते हैं, मंसूबा ही अप्रूव करते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि इमीडिएटली उसको ऑन ग्राउंड जो काम शुरू करते हैं, तो जिसको कहते हैं कि पैसों का एक तूफान जो है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो लोग जो इफेक्टेड होते हैं, वो लोग जिनको इसके ऊपर आईसे के एतराज़ात होते हैं, जब तक उनकी आँख खुलती है, जब तक उनको होश आता है, जब तक उसके कोई रेमेडियल मेजर्स लेते हैं या वो कोर्ट्स में जाते हैं, तब तक ये आलमोस्ट को 40% काम ये कर चुके होते हैं। सही है। अब होता क्या है कि जब ये 40% काम एक प्रोजेक्ट के ऊपर हो जाए, नाउ वुड सिंपली से कि इस प्रोजेक्ट की आप बात ले लीजिए, बिल्कुल ठीक, रफली यही कहा जाता है कि आलमोस्ट 40% काम इस प्रोजेक्ट का हो गया। 40% का मतलब ये हो गया कि इन्होंने तकरीबन को 80-90 अरब तो लगा दिया ना। बिल्कुल ठीक है। और शहर खुद गया वो अलग, शहर तो वो तो शहरियों की जिंदगी तो उन्होंने मिजरेबल बना दी, स्पेशली वो 27 किलोमीटर का जो रूट है जो सारा बीच में आ रहा है, द लाइफ इज मिजरेबल, आई हैव गॉन माई सेल्फ। और जिस तरीके से हम इस वक्त भी लाहौर की हालत देखते हैं, दो ये प्रोग्राम सिर्फ कन्फाइन नहीं करता लाहौर को, बट आई वुड से कि लाहौर स्टिल इज कैपिटल ऑफ पंजाब, लेकिन लाहौर में जो ट्रैफिक का हाल है, हाइसे आलमान वाला फीस, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि अगर आप शाम को भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर निकल जाएं
تو آپ کو جس کو کہتے ہیں نا اردو میں محاورے پڑھتے تھے تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، تو لٹرلی لاہور کی سڑکوں کی یہ سچویشن ہوتی جا رہی ہے. وائی بیکاز آپ جو بھی منصوبہ بناتے ہیں روڈ کا سارا کچھ ہے ان کو کوآرڈینیٹڈ کر کے نہیں بناتے. جب چیزوں کی کوآرڈینیشن اس طریقے سے نہیں ہوتی تو ہاں ٹریفک کے چوکس تو آئیں گے، پھر آئے دن مظاہرے ہو رہے ہیں. ہم بات اس پہ کر رہے تھے کہ 80-90 ارب انہوں نے بیچ میں ڈال دیا. اب آپ بتائیں، آپ نے کورٹ کو بھی ایک لحاظ سے مجبور کر دیا کہ وہ چاہیں نہ چاہیں آپ کی سرزنش کریں، بات چیت کریں، بٹ وہ ججز بیٹھے وہ ساری چیزیں تو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اوکے یو پروسیڈ ود دس، اور اسپیشلی دس پروجیکٹ از سو امپورٹنٹ. اور آپ صرف اتنا دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ یہ 164 سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور کچھ جو اخراجات تھے یا کچھ اس کے اوپر جو خرچہ آنا تھا وہ تو انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دی کارپیٹ رکھا. اور اب پتہ چلا یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے وہ آلموسٹ کو 250 بلین روپیز کو کراس کر گئی ہے. یہ 27 کلومیٹر کا ایک منصوبہ ہے، بہت زیادہ کاسٹ نہیں کر اب اس کی یہی بات کرتے ہیں آپ، اور یہ کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا؟ 2% جو لاہور کی آبادی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. بٹ ہوا کیا، آپ نے صدرن پنجاب کے، آپ نے باقی جو ضلع ہیں پنجاب کے، ان کے بھی پچھلے سال کے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز تھے وہ آپ نے اس منصوبے پہ کنورٹ کر دیے. ایک سوال میرا کرنل صاحب آپ سے، اگر مطمع نظر کرپشن نہیں ہے اور اگر ارادتاً کرپشن نہیں کی جا رہی، بالفرض اس کیس میں کرپشن نہیں ہے اور یہ صرف ہم پیورلی دیکھ رہے ہیں کہ عوامی فلاح کا منصوبہ ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے؟ اتنے لوگوں کو کاسٹ بینیفیشل انالیسس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جتنی کاسٹ لگائی جا رہی ہے وہ ریٹرن ہوگا ہمیں؟ دیکھیے اتنا بینیفٹ ملے گا؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ صرف اتنا نہیں، ایک تو وہ نقصان تو ہے ہی ہے آپ کو. اس کے کہتے ہیں کہ رفلی جو 30 ارب روپے ہے جو کہ یہ سبسڈی دیں کہ کوئی 12 ارب کی، اور جو رننگ کاسٹ اس کی ہے 18 ارب کی، یہ وہ ہے کہ 30 ارب سالانہ جو ہے وہ حکومت کی جیب سے جائے گا اس منصوبے کے اوپر. آپ اس کا یہ اندازہ لگا. ایسے منصوبے کرتے وقت پلاننگ کیوں نہیں، مطلب ایسا نہیں لگتا ہے کہ کچھ پلاننگ کا فقدان ہے، کچھ ایسے ایکسپرٹس نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایکسپرٹیز ہیں، ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو نا، چیف جسٹس نے بھی ابھی کچھ دن پہلے یہی بات کی ہے، اس ملک کو آپ کے جو الیکٹ کیے ہوئے نمائندے اس ملک کو نہیں چلا رہے، اس ملک کو تو بادشاہت کی طرح چلایا جا رہا ہے. بادشاہ سلامت رات کو سوتے ہیں، ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں میں نے ایک تو 25-30 کلومیٹر کی ایک ایسی روڈ شیر شاہ سوری کی طرح بنانی ہے کہ رہتے دم تک وہ یاد رہے. لاہور والوں کو تو انہوں نے یاد کرا دیا. اس روٹ کے اوپر جو لوگ آتے ہیں اور پھر ان سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو جن کے انہوں نے فلیٹس تھے، گھر تھے، وہ راستے میں آتے تھے، ان کو اٹھایا، وہ سب کو بھی یاد آئے گا. ٹھیک ہے، اور لاہور والے بھی اسپیشلی یاد رکھیں گے کیونکہ 4-4 5-5 گھنٹے جب آپ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، چیزوں کو اس طریقے سے مینیج نہیں کر کے رکھتے، یہ ساری چیزیں تو آتی. لیکن میں اس سے بڑھ کے ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ سے کہنا چاہوں گا. وائی جب آپ نے میٹرو یہاں پر لانچ کر دی تھی تو میٹرو کے ساتھ لنک کر کے کوئی اور ایسا پروجیکٹ بناتے جو کہ اتنا ہائی کاسٹ کا نہ ہوتا. بالکل صحیح ہے. آپ سوچیں بلوچستان آپ کے پورے ملک کا 43% ہے، 6% وہاں کی آبادی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے پورے سال کا بجٹ ہی کوئی 280 ارب روپیہ بنتا ہے، اور آپ نے ایک صوبے کا پورا بجٹ آپ نے ایک صوبے کے ایک شہر کے ایک پروجیکٹ کے اوپر آپ نے خرچ کر دیا. صحیح. ہمیں دیکھیے کچھ تو بیلنس رکھنا ہے. آپ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی ہم صوبوں کی ہارمنی کی بات کرتے ہیں، ملک کی ہارمنی کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم خرچے کی بات کرتے ہیں، دیکھیے مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ وہ 35 ضلع تو سفر کر ہی رہے ہیں پنجاب کے، اور پچھلے کئی سالوں سے سفر کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے جب اور بھی آپ تھوڑی سی آپ جب نگاہ دوڑاتے ہیں پورے ملک کے اوپر، تو کیوں بھی آپ اس طرح کے پروجیکٹس آپ سندھ کے اندر لے کر آئے. سندھ کے اندر ابھی انہوں نے گرین لائن سروس کا وہ سلسلہ شروع کیا ہے، وہاں کچھ انہوں نے وفاقی حکومت نے پیسے دیے ہیں ان کو. اس کے بعد وہ جو ایک ماس ٹرانزٹ کے لیے جو لیاری ایکسپریس وے تھا، جب پچھلے دنوں نواز شریف صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو امیجیٹلی آپ نے 15 دنوں میں شروع کرنا ہے. وہ وہاں پہ وہاں کی حکومت کے وہاں کے پرابلم ہیں، وہاں جو لوگ ہیں جن کے گھر بیچ میں آتے ہیں، اور وہ قبضہ مافیا کے جو لوگ ہیں وہ اس پروجیکٹ کو آگے نہیں چلنے دے رہے. تو کراچی کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنے پاورفل لوگ ہیں، اور پھر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی اپنی بھی ریلیکٹنس آتی ہے. مطلب ہم تو پنجاب گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. ایک شہر کو آپ نے فوکس کر دیا، دس از گڈ انف. واٹ آئی ایم ٹاکنگ
मे बी हमारे लाहौर के कुछ भाइयों को पसंद ना आए, बट आई से कि आप देखें ये आपको ये सारे शहर इस सूबे के हैं, 36 ज़िले इस सूबे के आते हैं, तो आपकी नज़र सब पे एक जैसी होनी चाहिए, आपने सबकी डेवलपमेंट एक जैसी करनी है। आपने इतना आप सोच सकती हैं कि 2015-16 का उन्होंने क्या किया कि जो कब्रिस्तानों का बजट था, जो साफ पानी का बजट था, वो बजट उठा के उन्होंने इस मंसूबे के अंदर लेकर आ गए हैं। और फिर जो सबसे आई वुड से कि ज्यादती वाली बात आती है कि आप अपने अवाम को ये बताते नहीं कि जी एक्चुअल में इसके बजट एक्सपेंसेस कितने हैं, और उसके बाद हल्के हल्के आप ये बजट बढ़ाते जाते हैं। ऐसे अब इन चीज़ों से हमें दूर हो जाना चाहिए ना। अब इसी के साथ अगर लिंक करके हम चलें कराची की तरफ, तो कराची का तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे भी ख़राब हालात हैं। आप सिर्फ इतना देख लें कि कराची की जो आबादी आती है, मैं सिर्फ कराची की आबादी की बात करूँ, वो सिंध की आबादी का तकरीबन 30% आता है। बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल सो अगर सिंध का तरक्याती बजट जो है वो आता है 800 अरब का, बिल्कुल सही। सो दैट मीन कि 240 बिलियन पर ईयर डेवलपमेंट के आपको कराची को देने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये कराची को जो है वो 25-30 अरब से पिछले कई सालों से ये नहीं दे रहे। बिल्कुल सही। सो दैट मीन कि ये दोनों जो मेन पार्टीज हैं जो बड़े सूबों को रन कर रही हैं, इनका यहाँ का इस गवर्नमेंट का रवैया देख लें कि वो इतना उनको लाड प्यार है लाहौर के साथ कि दे आर नॉट फोकस्ड ऑन एनी अदर सिटी ऑफ पंजाब अदर देन ये मुल्तान में भी अभी ये मेट्रो बस ही बना रहे हैं, इस्लामाबाद में भी बना ली, ठीक है, यहाँ पे भी सारा सिलसिला कर दिया। अदर देन दैट आपने यहाँ के भी जिलों को निगलेक्ट किया है। यू गो टू कराची, तो कराची तो जिस तरीके से 8.5 सालों से पीपल्स पार्टी ने कराची को और फॉर दैट मैटर सिंध को गवर्न किया है, उसको तो साफ बात मैं ये कहूँगा कि अल्लाह मान वाला हफीज़ वाली बात आ जाती है। किसी तरह का भी कोई यू डोंट फाइंड एनी मैनेजमेंट। मैं एक चीज़ बताऊं कि अब आपने जो आगाज़ किया था डॉक्टर इशरतुल इबाद के सब्जेक्ट से, मैं ये समझता हूं कि आज आप देखें कि कराची की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और स्पेशली एमकेएम के अंदर शिकस्त और रेख्त का अमल शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है, और वो अभी चलेगा, बहुत तेजी से चल रहा है। नो, मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ कहने को पीपल्स पार्टी अपने आप को वफाकी पार्टी कहती है, नून लीग अपने आप को वफाकी पार्टी कहती है, सेम गोज फॉर दी पीटीआई, ये तीनों पार्टीज आती हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये पिछले 8-8.5 साल के अंदर ये तीनों पार्टीज अगर फोकस करती सिंध के ऊपर, सिंध के अर्बन शहरों के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि आज शायद सिचुएशन वहाँ की बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी होती। और ये जो इतना इस वक्त आप फील करते हैं कि डेप्रीवेशन वहाँ पे परसिस्ट कर रहा है शहरी इलाकों के अंदर, अच्छा कोई सिंध के जो देहात हैं कोई ऐसा नहीं, या सिंध के जो दही इलाके हैं वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दूध और शहद की नहरें जो है वो पीपल्स पार्टी ने बहा दी हैं और सिर्फ इन्होंने जो है ना जो शहरी इलाके हैं उनको डिप्राइव किया। नो, इन्होंने दोनों के साथ बराबर बुरा सलूक किया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 8.5 सालों के अंदर। बिल्कुल ठीक है। आई अंडरस्टैंड उनके नए अभी सीएम आए हैं सिंध के अंदर, लेट्स होप सो ही डज समथिंग। वो जिसको कहते हैं उनकी आनी जानी तो आपको बहुत नजर आती है, कभी ढाबे पे चाय पी रहे होते हैं, कभी किसी पराठा चाय और दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी किसी जगह बैठे होते हैं। बट वी मीन बिजनेस, वी वांट व्हाट इज द एंड रिजल्ट, वो करना क्या चाहते हैं, ढाबे पे बैठ के चाय पीना, लोगों के साथ नाश्ते करना, ये तो नजर आएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना, एक दफा सबको शक्ल दिखानी है, उसके बाद वोट मिलेगा, फिर सारे पार्लियामेंट में होंगे। सो हम इसको वाइंड अप करें, मुल्क से बाहर होंगे, पार्लियामेंट में भी नहीं होंगे, मुल्क से बाहर होंगे। और मैं इसको इस तरीके से वाइंड अप करूंगा कि मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये दोनों सूबे, ये जो चारों सूबे हैं उनकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। और फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि उनके ऊपर है, फेडरल गवर्नमेंट के अपने बेतहाशा बजट होता है, उनके पास पैसे पड़े हुए होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सूबा आप समझते हैं कि तरक्की में पीछे रह गया है, वहाँ पे उसके वसाइल की कमी है, तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी आती है कि उनको एक्स्ट्रा बजट दे के उनको सपोर्ट करें और पूरे मुल्क को एट पार डील करें। ये ऐसा ना करें कि एक शहर आपको ज़्यादा करीब है, एक सूबा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी सूबों को आप साइड पे कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे पाकिस्तान को ना सिमिलैरिटी के साथ एक यूनिफॉर्मिटी में डील करना चाहिए। मेरे ख्याल हमारे लिए यही ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। अब इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वी विल फोकस ऑन डॉक्टर इशरतुल इबाद। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि मतलब आप सोच सकती हैं कि इस कदर असला बरामद हुआ कराची से और वो मुसलसल बरामद होता जा रहा है। और जो अभी आखिरी चंक जो उन्होंने असले का पकड़ा है, इसके बारे में कहा यह जाता है कि देखिए एग्जैक्टली इंडिया इज़ वर्किंग इन सच अ बैड मैनर अगेंस्ट पाकिस्तान कि वो मेरा ख्याल है दुश्मनी की भी तमाम हदें वो क्रॉस कर गया है। बिल्कुल सही।
آپ ان کی انوالومنٹ دیکھیں, آپ جس طریقے سے اوکے الطاف حسین اس کے جتنے لوگ ہیں ہاں they were sent to انڈیا, اس میں تو پروو ہوا ہے وہاں پہ انڈیا کے جو را کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ٹرین کیا ہے, ان کو فنڈ کیا ہے, ان کو ویپنز دیے ہیں, اور فیوچر میں کہتے ہیں کہ خدا ان کو غرق کرے جو اس طرح کا سوچتے بھی رہیں ہمارے ملک کے بارے میں, کہ یہ تو ہوا اس طریقے سے ہے کہ جب آپ نے ضرب عضب شروع کیا اور ضرب عضب کا دائرہ آپ نے پورے ملک کے اندر پھیلا دیا, خیبر پختونخوا سے آپ نے ان کو کلیئر کیا, آپ نے بلوچستان میں جس طریقے سے کام کیا سول حکومت نے اور ملٹری نے آپس میں مل کے ایف سی اور پولیس جو تھی بلوچستان کی جس نے اس کمبینیشن کے ساتھ دیکھیں دو چیزیں آتی تھیں, فورس کا استعمال انہوں نے کم سے کم رکھا, لوگوں کو انہوں نے ڈیفینیٹلی کہا جی کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ اپنے ہتھیار پھینکیں, فراری بیچ میں آئے انہوں نے ہتھیار بھی پھینکے. ہاں کچھ شکایتیں ابھی لوگوں کو بلوچستان حکومت سے ہیں کہ بلوچستان حکومت نے جس طرح ان کو پیسے دینے چاہیے تھے پرابلی انڈر ہینڈ وہ چیزیں چل رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, اور ایون وہاں صدرن کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں جنرل ریاض, ہی ٹو از پلئنگ ویری ویری ایکٹیو رول. یہ ان دونوں کی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر وہاں کے فراری جن کی کچھ شکایتیں ہیں ان کو پرومس کر کے ہتھیار پھینکوائے گے ان کو پیسے نہیں ملے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کرنی چاہیے اور جتنے بھی لوگ تھے ہاں ان کو پیسے ملنے چاہیے. اچھا اوکے, اس کے بعد کیا ہوا, یہی کچھ انہوں نے کراچی کے اندر کیا ہوا تھا. کراچی کو ایم کیو ایم کو انہوں نے بیسیکلی انڈیا نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, را نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, اور انہوں نے اتنا اسلحہ جو تھا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں اسلحے کا اتنا انبار وہاں پہ کراچی میں لگا, تو دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب وہ سچویشن سامنے آ گئی ہے کہ جہاں پر وہ انڈیا کا وہ جو مکروہ چہرہ ہے, جو اس کے مکروہ عزائم تھے پاکستان کے بارے میں, وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئے. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل لیکن مکروہ عزائم کی آپ نے بات کی اور دنیا کے سامنے آنے کی بات کی ہے, برطانیہ کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ ہے, اس نے بھارتی انتہا پسندوں کی مخالفت کی ہے, روس نے مخالفت کی ہے, چین نے مخالفت کی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت نے جو ایک خوبصورت سفارتی چہرہ اپنا پیش کیا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں داغدار ہونے لگا؟ نہیں, تھوڑا سا تو دیکھیں انڈیا کو سیٹ بیکس ملے ہیں. پہلا جو ان کا مودی کا یا انڈین گورنمنٹ, دیکھیں یہ اب سے کام تو نہیں چل رہا تھا نا, یہ تو کئی سالوں سے چل رہا تھا, اور را کا جو تعلق واسطہ تھا الطاف حسین کے ساتھ وہ تو 94-95 سے چل رہا تھا, یہ تب سے سلسلے جڑے ہوئے, تب سے ان کو پیمنٹ ہو رہی تھی ساری. سو یہ جس کو کہتے ہیں نا ایک گریٹر ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ انڈیا یا را کام کر رہی تھی اگینسٹ پاکستان, اور اس کے اندر ان کا منصوبہ ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ وہی تھا جو کہ 71 کے اندر مکتی باہنی کے رول کے اندر انہوں نے کراچی میں لوگوں کو لے کر آنا تھا. بالکل ٹھیک, صحیح, کہ بلوچستان میں انہوں نے لوگوں کو شہ دی ہوئی تھی, بلوچستان کے اوپر وہ ابھی بھی فوکس ہیں. کراچی میں جب 2-2.5 لاکھ یا 2 لاکھ بھی کر لیں, 1 لاکھ بھی اگر مسلح جتھے ویپن لے کے اگر آ جاتے ہیں, تو آپ یہ بتائیے نا کہ فوج آپ کی خارجی محاذ پہ لڑے گی یا داخلی محاذ کے اوپر لڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کریڈٹ جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ضرب عضب شروع کیا, اور یہ ضرب عضب میں آپ سے ایک اور چیز بھی بتا دوں, یہ انہوں نے تب شروع کیا تھا جب ہماری وفاقی حکومت نے مذاکرات کا ڈول ان طالبان سے ڈالا ہوا تھا کہ جو پاکستان کے اندر قتل و غارت گری میں ملوث تھے اور ان کے پیچھے بھی بیسیکلی را کام کر رہی تھی. انہوں نے کون سی جگہ ایسی تھی جہاں وہ نہیں چھوڑی تھی, جہاں انہوں نے بم دھماکے نہیں کی, جہاں انہوں نے سوسائڈ بومبنگ نہیں کی. اب ہم کس لیے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ سو دیٹ واز دی ٹائم, جون 2014 کے اندر جب آپ نے ضرب عضب شروع کیا جنرل راحیل شریف نے, مسلح افواج نے, تو آپ دیکھیں کہ آج 2.25 سال کے بعد پورا پاکستان ایک اپنے آپ کو بہت مختلف حالت کے اندر پاتا ہے. صحیح. آپ کبھی سوچ سکتی ہیں کہ ہاں یہ جو ہمارے حکمران تھے وہ ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ وہ لوگ جن کو آپ طالبان کہتے تھے ان سے وہ ڈرتے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ ان کو ایک وہ قوت تسلیم کر چکے تھے کہ نہیں, ہم ان سے بات کیے بغیر, ان کی ہیجمنی تک ایکسیپٹ کیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دی ٹائم جب مسلح افواج بیچ میں آئی ہیں, آپ کے رینجرز والے آئے, آپ کے ایف سی والے آئے, آپ کے پولیس والے آئے, اور جب ان سب نے یکجا ہو کے آپریشن کرنا شروع کیا, سی الحمدللہ ٹوڈے وی اسٹینڈ مچ بیٹر ٹوڈے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس حوالے سے جنرل راحیل شریف کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم جتنی جنگیں جیت رہے ہیں یا جتنی کامیابیاں ہم حاصل کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, اسے جب تک اندرونی طور پر سٹیبل نہیں کیا جائے گا, حالات کو اسے یقینی نہیں بنایا جائے گا, اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھا جا سکتا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
हमारे सियासतदानों को अब तो किरदार अदा कर लेना चाहिए। अब तो सोच लेना चाहिए ना, सिर्फ फौज को तो कुर्बानियां नहीं देनी ना। अब मैं दो चीज़ों के आपको जवाब दूंगा। पहले जो आपने बात की मैं उसके जवाब देता हूँ। ऐसा लगता है कि जो ये प्रेजेंट हुकूमत है इसकी जैसे बेतहाशा मजबूरियां हैं और वो किसी स्टेज पे जाके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। पहले मैं आपसे ये बता दूं कि करप्शन की हम बात करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा था करप्शन और क्राइम्स, करप्शन टेररिज्म ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं। पैसे का जो लेन देन होता है और वो पैसा जो कि करप्शन का होता है, जब वो टेक प्लेस होगा तो दैट इज़ द टाइम कि जहाँ पे जराइम भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब करप्शन भी हो गया, क्राइम भी हो गए, टेररिज्म भी हो गया और साथ उसके पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई। ये सारी चीज़ें जब गड़बड़ हो जाती हैं ना, तो फिर वहाँ पर वो जो सियासी अकाबरीन होते हैं वो मेरा ख्याल है उनसे जिस तरह उनको एक जिसको कहते हैं कि एक स्टेट्समैन की हैसियत से जो आपको फैसले करने चाहिए वो फैसले नहीं कर सकते और वो फैसले नहीं कर पाए हैं। आज कुछ भी आप कह लें, 2 साल होने को आ रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान पे जिस तनदही के साथ आपको मन्नोन अमल करना चाहिए था और वो काम सूबाई हुकूमतों के और मरकज़ी हुकूमत के और मरकज़ी बैंक के करने का था, उन्होंने जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये फ़र्क पड़ गया। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी की करप्शन और उसी तरह MKM का जो असलहा पकड़ा गया और सारा कुछ हो गया, नवाज शरीफ साहब इन सब चीज़ों को सरफ नज़र करने पर तैयार हैं अगर ये इनके साथ कंप्रोमाइजिंग मोड के अंदर जाते हैं। बिल्कुल ठीक एक तो ये आ गई सामने। अच्छा, अब ये देखें, अब आपसे मैंने जो बात की इतनी पिछली सारा एक्सप्लेन किया ज़रब अज़्ब का भी, तो आप मुझे बताइए कि नो आई फील कि जनरल राहील शरीफ उन्होंने 40 साल से ज़्यादा सर्विस की है पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान को टू बी वेरी ऑनेस्ट एक नया तशख़्ख़ुस दिया है, एक नई पहचान दी है और फ़ौज को भी जिसको कहते हैं ना एक नई विजन, एक नया वलवला, एक नया अज़्म और एक नया रोल दिया है। और आज आप ये कह सकते हैं कि हाँ, नाउ ही डिज़र्व्स कि अब उनको जिसको कहते हैं कि हमें खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया है। तो बजाय इसके कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए अच्छे तरीके से हम उनको खुदा हाफिज़ कहें, तो बीच में आप ही के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जब आपको लगता है कि ये तसलसल बरकरार रहेगा कामयाबियों का, बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स थी हमारे लिए, अब ये तसलसल बरकरार रहेगा आपको लगता है? इंशाल्लाह ये इसलिए बरकरार रहेगा कि देखिए एक जो कमांडर होता है ना जी, और कमांडर वो जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, जो मुल्क के लिए काम करता है, अपनी फौज के लिए काम करता है। अब आने वालों के लिए टारगेट मुश्किल हो गया ना, क्योंकि एक ऐसा गोल सेट हो गया ना। नो व्हाट आई से, जो उनकी टीम ट्रेन की है उन्होंने, अच्छा, जो उनके आसपास के जो कमांडर्स हैं वो जो थे, मतलब जब वो आए तो मे बी दे वर ब्रिगेडियर और मेजर जनरल और देन प्रोमोटेड टू लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये सारी टीम वो है जो कि जनरल राहील शरीफ के अपने हाथों की टीम है और वो अंडरस्टैंड इस सारी चीज को करते हैं। जो सवाल आपने किया ना, यही सवाल उन 3 स्टार्स के माइंड के अंदर मौजूद है कि इफ दे आर गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्लेस जनरल राहील शरीफ, तो उनके लिए इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर जो कि उन्होंने उसको पूरा उतरना उसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि जनरल राहील शरीफ अपने आने वाले चीफ के लिए बहुत बेहतर इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं। सही, दुनिया की बेस्ट फौज, एक मैं समझता हूं कि बहुत बेस्ट टीम जो है वो फौज छोड़ के जा रहे हैं और जिसको कहते हैं बैटल से खड़ा नहीं करना पड़ेगा, बैटल हार्डन टीम जो है वो उस जनरल के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो ही शुड बी वेरी कंफर्टेबल और उनको उसी तरीके से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है जमहूरी हुकूमत की, जमहूरी रवैयों की। जब आप इंफॉर्मेशन जो है एक अखबार के अंदर आप लीक नहीं करते, आप फीड करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिफोर जनरल राहील शरीफ लीव्स, बिल्कुल ठीक है, ये जो कुछ इस जमहूरी हुकूमत ने किया है, और अगर इन्होंने नहीं किया, इनके किसी शख्स ने किया है, किसी वजीर ने किया है या उनके घर से किसी तरीके से हुआ है, तो हाँ उसको डेफिनेटली आई वुड से कि उसको जिम्मेदार 5 नाम भी दे दिए उन्होंने, कहा कि ये 5 नाम है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, ना सिर्फ ये कि उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उनसे पूछगछ करना भी जरूरी है और उनको टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ उनकी जो सजा बनती है वो सजा के हकदार ठहरते हैं। हकीकत में मैं आपसे बताऊं, और एक सिर्फ कहूंगा, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आपके मुसल्लह अफवाज के कमांडर ने इतनी जबरदस्त खिदमत दी हों और जाते हुए भी आप उसको मलायन करने की कोशिश करें, जाते हुए भी उसको एम्बैरस करने की कोशिश करें, और आपकी अपनी गलतियां हैं,
आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है, आपकी अपनी कश्मीर पॉलिसी को जिस तरीके से इनको परसू करना चाहिए था वो उनकी कश्मीर पॉलिसी कोई नहीं है। यू डोंट हैव अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, और आपका फॉरेन सेक्रेटरी उठ के खड़ा होता है एंड देन इसके बाद वो देखें सारी जो स्टोरी है वो फैब्रिकेटेड स्टोरी कह लें या एक्चुअल में सारी बात हुई है, वो सारी चीजें आप सामने लेकर आते हैं। इसी के साथ आप कंपेयर करें, क्या इंडिया के अंदर आरएसएस वाले नहीं है? इसके बाद उनके साथ जो दूसरे और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तंजीमें हैं, क्या उनके साथ काम नहीं कर रही हैं? वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। वेयर एज जिनके बारे में मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनके बारे में इस न्यूज के अंदर भी बात की गई थी, उनको तो 2004 के अंदर आप बैन कर चुके हैं। वो तो किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं कर रही, और अगर वो करते भी हैं तो जिम्मेदारी किसकी आती है? आप तो चाहते ही नहीं कि पंजाब के अंदर या सदर्न पंजाब के अंदर रेंजर्स आके ऑपरेशन करें। नो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस गवर्नमेंट कि ये चाहते हैं कि कराची के अंदर रेंजर्स काम करती रहे, एफसी काम करती रहे, बलूचिस्तान के अंदर केपीके में भी इवन एफसी काम करते रहे, लेकिन यहां पर चाहे इनकी नाअहल पुलिस हो, वो आपने अंदाजा लगा लिया था जब उन्होंने एक डकैत को पकड़ा था, 12-15 लोग थे, पूरे सूबे की पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी थी, छोटू गैंग को, और उसके बाद आपको आर्मी को बुलाना पड़ा। तो ये तो उनकी एफिशिएंसी है, ये तो उनकी एफिकेसी है, ये तो उनके आई से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है जो यहाँ की पुलिस की है। तो ये इसी तरीके से उन्होंने पर्दे डाले हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं है, और वो कीचड़ दूसरों के ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं। यानी तब तक अच्छा लगता है जब तक दूसरों का हो, जब अपनी बारी आती है। जी बिल्कुल। अब अगला सवाल आपने कहा जी कि इंडिया के बारे में, इंडिया ने जितना प्लानिंग की हुई थी, जितना वो सोचा हुआ था पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, पाकिस्तान को मुलव्वस करने के लिए, मुतव्वन करने के लिए, वो सारे मंसूबे उसके ऊपर उल्टे हो गए हैं। और याद होगा आज से चंद माह पहले की बात है, मैंने आपसे कहा था कि मोदी का चेहरा अब दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है, एंड इट्स अ वेरी वेरी हीनियस फेस, और वो इंडिया को एम्बैरस करेगा पूरी दुनिया के सामने। ना सिर्फ ये कि उसने इंडिया को पूरी दुनिया के सामने एम्बैरस किया है, बल्कि वो लोग जो इंडिया के अंदर अपने आप को समझते थे कि वी आर वेरी सेफ इन दिस कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि अगर ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तालिबान जो हैं, अगर वो हुकूमत कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और वो हर वक्त जंग की बातें करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें करते हैं, कश्मीरी वहां पर उठ खड़े हुए हैं, और कश्मीरी बैठने वाले नहीं हैं। ये उनकी इंडिजिनस मूवमेंट है, इंतकाजा की मूवमेंट है, उन्होंने तहिया कर लिया, उस नौजवान नस्ल ने भी और तमाम कश्मीरियों ने ये तहिया कर लिया है कि ना उन्होंने इंडिया के साथ रहना, ना उन्होंने मोदी के साथ रहना है। बिल्कुल ठीक। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। जी बिल्कुल सही हो गया। अब कुछ बात करते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब का ये कहना है कि सड़कें बनाने से कुछ नहीं होगा, आवाम की नजर करप्शन पे है, और वो ये कहते हैं कि कर्जे मुआफ करवाने वाले कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, शहबाज शरीफ के बयान के हवाले से कह रही हूँ। अब ये बयानबाजियों का सिलसिला है, अब देखें 2 नवंबर को क्या होता है, क्या कहते हैं, होगा फाइनल मैच होगा? नहीं, मैं एक चीज तो आपसे ये बता दूं, देखें अच्छी गवर्नेंस, ठीक है, करप्शन, ठीक है, ये सारी चीजें, आवाम को सहूलतें देना, आवाम को सिक्योरिटी देना, आवाम को जो बुनियादी सहूलतें हैं उनको, वो तो बहुत जरूरी है। खान साहब की टीम के हवाले से बात करें, मेरे पास आखिरी मिनट है, अगर हम बात करें तो खान साहब की टीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? कैसी टीम है, डिलीवर करेगी, डिलीवर करने की सलाहियत रखती है? आप सिंपली खान साहब रिलाय कर सकते हैं? मैं एक चीज आपसे, मैं थोड़ा सा आप कहेंगे, मैं बिल्कुल भी इम्पार्शल होके मैं बात करूंगा, पार्शल नहीं होगा किसी सूरत में भी, कि अगर इनकी पहली गवर्नमेंट आई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सही है, हम जो मर्जी कहते रहे, अगर इस वक्त भी आप उसका सर्वे करके देख लें, उनको कंपेयर करके देख लें बाकी तीनों सूबों के साथ, तो खैबर पख्तूनख्वा इज गोइंग मच बेटर एज कंपेयर टू पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुकाबले में। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, उन्होंने सड़कों के ऊपर सर्टनली काम किया है, हॉस्पिटल्स के ऊपर काम किया है, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया है, एंड ठीक है, वहां अब जरूरी तो नहीं कि 100% आप उसे कि दे आर एबल टू डिलीवर, लेकिन ये वो लोग थे जो पहली दफा हुकूमत में आए थे। गौर करने की बात ये है, जो पंजाब हुकूमत है ये तो 8वीं-9वीं दफा पंजाब के अंदर आ रही है, सिंध हुकूमत 10वीं-11वीं दफा सिंध चला रही है। सो जब आप इनको, जिसको कहते हैं ना कि ये इतने एक्सपर्ट, और जिसको कहते हैं कि जो गादरी लोग हैं जिनको हुकूमत करनी आती है, इनको हुकूमत करनी सिर्फ एक ही चीज़ की आई है, बड़े मंसूबे बनाने हैं, किकबैक्स लेने हैं, ऑफशोर कंपनीज खोलनी है, करप्शन करनी है, और करप्शन के पैसे बाहर लेके जाने हैं। पाकिस्तान आना है सिर्फ पाकिस्तान चलाने के लिए, पाकिस्तान को रन करने के लिए, और ये शख्सी आमरीत आप इन पार्टीज़ के अंदर देखती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे जमीयत उलमाए
اسلام فضل الرحمان گروپ آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی پارٹی کے اندر جمہوریت آپ دیکھتی ہیں وہ جماعت اسلامی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. بالکل ٹھیک اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہیں. کرنل صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور سوچنے کا نقطہ یہی ہے کہ فوج نے کامیابیوں کا جو تسلسل دیا ہے, کیا ہماری جمہوری حکومتیں یا ہماری عوام کی انتخاب کی گئی حکومتیں اس کا دفاع کر پائیں گی, اور کامیابیوں کا وہ تسلسل جو ہمیں پاک فوج دے رہی ہے اور دیتی رہے گی, کیا ہم اسے قائم رکھنے میں جمہور کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج اپنے بارے میں یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ ووٹ کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں, اور پھر یہ سوچئے گا کہ یہ آنے والے حکمران آپ کے اس ووٹ کا استعمال کیوں کر رہے ہیں. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.